नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और अब खबरों की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉर्बेट पार्क की। तो रामनगर स्थित कॉर्बेट पार्क आज फिर से खुल गया है। सैलानियों के लिए सुबह 7 से पहले पाली की सफारी शुरू हो जाएगी। हालांकि पहली पाली में सैलानियों में कोई उत्साह नजर नहीं आया। बिजरानी जोन के लिए सिर्फ एक जिप्सी को परमिट हुआ है, बाकी 3 जोन में कोई भी ऑनलाइन बुकिंग नहीं है। आपको बता दें कि सैलानियों के लिए बिजरानी के अलावा ढेला, झरना और पांखरू टूरिज्म जोन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और एडवाइजरी का पालन कराते हुए लोगों को यहां जंगल का दीदार करवाया जाएगा। बातचीत करने के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। गोविंद, हालांकि खोल दिया गया है जिम कॉर्बेट पार्क और कुछ सफारी भी शुरू कर दी गई है, लेकिन उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है पर्यटकों का। देखिए नीलू, तो एक तो पहला दिन है, इसलिए ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल रिस्पांस नहीं है, लेकिन रिस्पांस हो सकता है बाद में मिले। लेकिन अभी जो है आज एक गाड़ी की एक परमिट खाली बुक हुआ है, जिसमें 3 लोग सफारी के लिए गए हैं बिजरानी जोन में। उसके बाद जो है 3 जोन हमारे खाली रहे, जिसमें कोई भी बुकिंग नहीं हुई है। और जो शाम की पाली है, जो दोपहर 2 बजे से जो दोपहर 3 बजे से 7 बजे तक होगी, उसमें सिर्फ 3 ही सफारियों की बुकिंग हुई है, 3 ही परमिट उसमें जारी हुए हैं। तो इस तरह से देखना होगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स अब आगे जाकर के इसमें आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा उत्साह पर्यटकों में नहीं देखा गया। जो पहली पाली की सफारी में जो पर्यटक गए थे वो भी काशीपुर के पर्यटक हैं। जी बिल्कुल। तो खोल दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना काल है, कोरोना संकट में है और इस वजह से शायद उतना उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आगे हो सके कि लोग वहां पर पहुंचे और जिम कॉर्बेट पार्क में सफारी का मजा ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उधम सिंह नगर में सितारगंज के वन क्षेत्र जौला साल के रेंजर विजय भट्ट और टीम पर देर रात हमला हुआ है। घायल वन रेंजर विजय भट्ट अस्पताल पहुंचे। घायल रेंजर के मुताबिक लकड़ी तस्करी की सूचना पर 4 वन कर्मियों के साथ ज्ञानपुर गौड़ी गांव में गए हुए थे, जहां पर उन पर हमला हुआ और वन विभाग टीम के हथियार छीनने का प्रयास किया है। लोगों का स्टाफ था वहाँ पर, हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह से पड़ गए वो और लगभग जान से मारने का ही हम पर प्रयास किया उन्होंने और मेरी पिस्टल छीनने की कोशिश की। हमारे साथ रघुवर सिंह मनोला जी दरोगा जी हैं, उनकी गन भी छीनने की कोशिश की। पिस्टल छीनने की कोशिश में मेरे हाथ के ऊपर भी बहुत जोर से डंडा पड़ा। हालांकि तब तक 2 लोग हमारे स्टाफ के ओर पहुँच गए थे, तो उनके बीच में आने से हम अपने हथियार बचा पाए। मेरे सर पर बहुत चोट है, बहुत दर्द हो रहा है, पीठ में, कमर में बहुत बुरी तरह से लाठी डंडों से पीटा गया है। और कोरोना की बात करें तो उत्तराखंड में शनिवार को कोरोना के 61 नए मामले सामने आए हैं, जिससे राज्य में मरीजों की तादाद बढ़कर 1785 हो गई है। राज्य में अब तक 1077 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। वहीं 23 संक्रमित लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज सबसे ज्यादा केस टिहरी जिले में 23 आए हैं, देहरादून में 12, पौड़ी में 9, उधम सिंह नगर में 5, उत्तरकाशी और हरिद्वार में 4, चमोली में 3 और रुद्रप्रयाग में 1 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। कोविड पेशेंटों की मौत पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सख्त हो गए हैं। सीएम ने कोविड समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि कोई भी पेशेंट अगर 24 घंटे के अंदर उसकी मौत होती है तो इसके लिए जिम्मेदार डीएम होंगे। 20 घंटे के अंदर अगर कोई कोविड पेशेंट आता है और उसकी डेथ हो जाती है 24 घंटे के अंदर, इसका मतलब यह है कि हमारे सर्विलांस में कहीं ना कहीं कोई कमी है। हम सर्विलांस नहीं कर पा रहे हैं या हम सर्विलांस नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही है। और इसलिए जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि ऐसे अगर मसले सामने आते हैं तो उसके लिए जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। और यही नहीं, क्वारंटीन सेंटर्स को लेकर भी सीएम सख्त हुए हैं। देहरादून के बालावाला क्वारंटीन सेंटर में 19 साल के युवक द्वारा सुसाइड किए जाने और 2 से 3 दिन बाद घटना का पता लगने के मामले को सीएम त्रिवेंद्र रावत ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने सचिव स्वास्थ्य को तत्काल प्रभाव से क्वारंटीन सेंटर के नोडल अफसर और डॉक्टर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। युवक ने आत्महत्या की है तो प्रथम दृष्टया उसमें यह पाया गया कि उसमें गलती है और इसलिए हमने कहा कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनको इसकी जिम्मेदारी थी क्वारंटीन सेंटर की, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
उसमें कुछ और लोग भी होंगे, तो उनके लिए भी निर्देशित किया गया कि आज सायंकाल तक उनको निलंबित कर दिया जाए। और इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अगर जिस तरह से कोविड पेशेंटों की मौत हो रही है उसको लेकर अब सीएम सख्त नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, अगर आज की बात की जाए तो कितने मामले निकलकर सामने आए हैं? और जिस तरह से सीएम ने कहा कि अगर 24 घंटे में कोई भी मौत होती है एडमिट होने के बाद तो उसकी पूरी जिम्मेदारी डीएम पर होगी। देखिए नीलू, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सीएम का जो ताज़ा रुख है कि आपने देखा कि वो बिल्कुल एक्शन में दिखे कि यदि किसी को क्वारंटीन सेंटर पर लापरवाही मिलती है तो उसके लिए सीधे तौर पर डीएम जिम्मेदार होंगे, जो स्थानीय प्रशासन है वो जिम्मेदार होगा। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से जब क्वारंटीन सेंटरों को लेकर जो विवाद लगातार बना आ रहा है और क्वारंटीन सेंटरों में जो खामियां हैं, बेसिक सुविधाएं वहां पर लोगों को जो नहीं मिल पा रही थी और उत्तराखंड में इसने सियासी मोड़ भी ले लिया था। कांग्रेस ने तो इन क्वारंटीन सेंटरों को इसकी हिटलर के नाजी कैंपों से तुलना कर दी थी कि जहां अपने दुश्मनों को एक कैंप में उनका नरसंहार कर दिया जाता था। तो यहां तक आरोप लगने लगे थे सरकार पे। यही कारण है कि मुख्यमंत्री को खुद सख्त होना पड़ा, क्योंकि बहुत सारी जगह से क्वारंटीन सेंटरों में आपने देखा कि नैनीताल के बेताल घाट में एक बच्ची के सांप के काटने से मौत हो गई थी। तब भी सवाल उठे थे कि जो क्वारंटीन सेंटर हैं उनमें कोई व्यवस्थाएं वहां पर मौजूद नहीं है और इनमें बड़ी संख्या में लोग भर दिए गए हैं। आखिर वो कैसे 14 दिन इन क्वारंटीन सेंटरों में काटेंगे, वो लगातार चर्चा का विषय बना रहा। शुक्रवार को आपने देखा कि देहरादून का जो बालावाला क्वारंटीन सेंटर था वहां पर 19 साल का एक युवक फांसी लगा देता है और अगले 2 से 3 दिन तक प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती। तो यहाँ पर भी सवाल उठे कि आखिर क्वारंटीन सेंटर किसके भरोसे छोड़े गए हैं। वहाँ पर नोडल अफसर तैनात था, वहाँ पर डॉक्टरों की टीम तैनात थी, वहाँ पर तमाम लोग रहे होंगे जो किचन की वहाँ पर व्यवस्था संभालते हैं, हेल्थ टीम वहाँ पर रही होगी। लेकिन सवाल फिर उठे कि क्या 2 दिन तक, क्या 3 दिन तक उस कमरे की सुधि नहीं ली गई जहां पर इस युवक को क्वारंटीन किया गया था। तो इसको लेकर लगातार सरकार भी सवालों के घेरे में रही है, जो मैनेजमेंट है वो भी सवालों के घेरे में रहा है। तो इसको देखते हुए आखिरकार सीएम को सख्त एक्शन में आना पड़ा और उन्होंने कल बिल्कुल, और जरूरी भी है, जिस तरह से आप लोग भी लगातार रिपोर्ट दिखाते रहते हैं कि जो क्वारंटीन सेंटर है उनकी हालत किस तरीके से है। अगर सीएम सख्त नहीं होंगे तो शायद जो वहां पर इंतजाम देख रहे हैं उनमें वो चुस्ती और नहीं आएगी और इसी तरह से सुस्त व्यवस्था के साथ चीजें चलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और हल्द्वानी में कांग्रेसी कार्यकर्ता सीएम त्रिवेंद्र रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के पोस्टर के आगे हाथ जोड़े दिखे। कांग्रेस नेता प्रकाश जोशी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता पोस्टर के आगे हाथ जोड़े खड़े दिखाई दिए। कुमाऊं की एकमात्र कोरोना टेस्टिंग लैब में जो खराब हो गई है और उसको ठीक करने की ये मांग कर रहे थे। पहाड़ों में पाए जाने वाले तिमला फल को अभी तक लोग भले ही सिर्फ गांव तक ही जानते हों, लेकिन कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये बाजारों में भी दिख रहा है और इसकी मांग भी बढ़ गई है। एक समय था जब पहाड़ के ग्रामीण इलाके के लोग तिमले की सब्जी बनाते थे। कोरोना काल में पौष्टिकता से भरपूर तिमले की एक बार फिर से भारी डिमांड हो गई है। इस समय यहाँ के बाजारों में ये काफी बिक रहा है। इसकी वजह है कि तिमला इम्यूनिटी बढ़ाने में बेहद सहायक है। इस समय तिमला रोजगार का भी साधन बन गया है और इसका अचार बाजारों में खूब बिक रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं और तिमले का अचार ज्यादा डिमांड आ रही है, तो तिमले का अचार बना रहे हैं। यहाँ पर इस समय तिमले की अचार की बड़ी डिमांड है। कहते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तिमला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मार्केट में इसकी अच्छी डिमांड है। पहाड़ों में पाए जाने वाले तिमले को वनस्पति जगत में फाइकस ऑरिकुलेटा के नाम से जाना जाता है और इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पहले ही पहाड़ों में इसकी सब्जी बनाई जाती रही है। तिमला, जिसको हम वनस्पति जगत में फाइकस ऑरिकुलेटा कहते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जंगली फल है। आजकल उत्तराखंड में चारों तरफ जो है कि इसका फल खिला हुआ है और इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स इत्यादि पाए जाने के कारण ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी कारगर है। आधुनिकता के इस दौर में कई गुणों का तिमला अपनी पहचान
खोता जा रहा था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये अपने औषधीय गुणों की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। चमोली से प्रभात पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे खींचतान के बीच प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि वो इसे भंग करने के लिए उत्तराखंड सरकार को निर्देश दे। स्वामी ने अपने ट्वीट में लिखा कि गुजरात के सीएम रहते हुए मोदी ऐसा ही फैसला ले चुके हैं, अब वो पीएम है तो वो उत्तराखंड सरकार को ऐसा करने का निर्देश दे सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर एक आर्टिकल ट्वीट किया है। यह आर्टिकल NarendraModi.in पोर्टल का है, जो 14 फरवरी 2012 का है, जिसमें गुजरात में धर्मगुरुओं ने गुजरात पब्लिक ट्रस्ट को भंग किए जाने पर उस दौरान मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट में उत्तराखंड के 51 मंदिरों को टेक ओवर करने का विधान है। इसके खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी ने अकेले दम पर मोर्चा खोल दिया है। हालांकि देवस्थानम बोर्ड का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। और विश्व प्रसिद्ध अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में ऑनलाइन पूजा शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं ने यहां ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पूजा कराई जा रही है। जागेश्वर धाम के अधिकारी वेबसाइट पर या फिर कॉल के माध्यम से पूजा कराने का पंजीकरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के लिए 30 जून तक मंदिर को बंद करने का निर्णय लिया। अरे 5 मिनट रुक जाओ, इससे बात कर लो, जिस काम के लिए आए हैं। संपादन का कार्य शुरू हो गया है। जागेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की आधिकारिक वेबसाइट और दिए गए मोबाइल के में जो पंजीकृत हो रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुओं का यहाँ पे पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ मंदिर समूह के पुजारियों द्वारा किया जा रहा है। और हल्द्वानी में आज शहीद का अंतिम संस्कार होगा। कश्मीर में शहीद हुए लाल का आज होगा अंतिम संस्कार। रानीबाग के चित्रशिला घाट पर इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कुपवाड़ा में शहीद हुए सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू बुधवार को आतंकी ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। यमुना पनेरू ओखल कांडा के रहने वाले थे और यमुना पनेरू सेना के 6 कुमाऊं रेजिमेंट में शहीद हुए थे। और उत्तराखंड में आज ही हर युवा का सपना सेना में जाने का होता है और बात अगर सेना में अफसर बनने की हो तो खुशी और ज्यादा होती है। पिथौरागढ़ जिले में एक सैनिक परिवार से 2 सगे भाई सेना में अफसर बने। दोनों का कहना है कि उत्तराखंड ज्यादातर लोग सेना से जुड़े हैं और ट्रेनिंग भी उत्तराखंड में हुई, इसलिए चीन हो या पाकिस्तान, उन्हें किसी से डर नहीं लगता। उत्तराखंड के लिए सेना का जज्बा बिल्कुल अलग होता है और फिर उत्तराखंड के अगर नए ऑफिसर्स हो तो बात कुछ अलग होती है। और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसको बहुत लास्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, वहां से 2 सगे भाई जो कमीशन्ड हुए हैं, दोनों ऑफिसर बने। पहले आप दोनों के नाम जानना चाहूंगा। आई एम लेफ्टिनेंट विकास सिंह वाल्दिया। मैं लेफ्टिनेंट रोहित सिंह वाल्दिया। आप दोनों सगे भाई हैं, जुड़वा भाई हैं? दोनों सगे भाई हैं। सगे भाई हैं। कब कमीशन हुए थे? 13 जून 2020 कमीशन हुआ। बोथ आर कमीशनिंग एट द सेम टाइम। और इससे पहले एग्जाम कब दिया? सीडीएस दिया था? हाँ, मैंने सीडीएस दिया था। मैंने एनडीए का दिया। तो दोनों को आर्मी का चॉइस कब से था कि आर्मी में जाना है? फादर भी आर्मी में थे, एक्स सर्विसमैन हो, तो उन्हीं से बस जज्बा आया अंदर तो ज्वाइन किया। क्या प्लान है, मतलब इंडियन आर्मी में आपको क्या लगता है? बिल्कुल यंग ऑफिसर है, फर्स्ट डे आपका है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? बेसिकली हमें ये देखना होता है कि हम ट्रुप्स को समझें और ट्रुप्स हमें समझें, जिससे कि हमारा कमांड एंड कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम ट्रुप्स को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो हम एक ऑपरेशन को सक्सेसफुली कर सकते हैं। तो बेसिक सबसे फर्स्ट काम हमें अपने ट्रुप्स और उसके ट्रेडिशन को समझना होता है। उत्तराखंड से आप लोग हैं और उत्तराखंड में सैनिक परिवार में हर दूसरे तीसरे परिवार से कोई ना कोई सेना में है। उत्तराखंड को लेके क्या लगता है कि क्या प्लान है? उत्तराखंड से हाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरी फैमिली में सारे एक फौजी से जुड़े हैं। मेरे उत्तराखंड में मेरे आजू बाजू जितने भी पड़ोस है वो भी सारे फौजी से जुड़े हैं। हाँ, वहाँ पे एक क्रेज़ है फौज के लिए, हर कोई फौज ज्वाइन करना चाहता है और ये एक अच्छी बात है, कहीं हम देश को एक सेवा दे सकते हैं। एक बड़ा डर होता है जब आप लोग सेना में जा रहे हैं, पुलवामा अटैक हुआ, करगिल युद्ध देखा, एक सैनिक को ये पता होता है कि कभी उसे कहीं ना कहीं फाइट लड़नी पड़ेगी। उस फाइट को लड़ने का एक जज्बा मन में, या डर भी रहता है? हाँ, थोड़ा डर रहता है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छे से होती है कि हम उस डर को ओवरकम कर पाते हैं। आपकी ट्रेनिंग इस तरीके से कराई जाती है कि आपके अंदर से बिल्कुल डर खत्म हो जाता है, क्योंकि आप रोजाना वही काम करते हैं। एक लड़ाई में जाने से पहले हम उसकी 100 बार प्रैक्टिस करते हैं और उसके अभ्यास कराए जाते हैं, जो कि एक अधिकारी पूरी तरीके से सेवानिवृत्त हो जाता है कि उसको कैसे कमांड और कंट्रोल करने हैं। चैलेंजेस अलग अलग बॉर्डर पे मिलेंगे, हो सकता है आपको नॉर्थ ईस्ट पे मिले, हो सकता है चाइना बॉर्डर पे मिले, हो सकता है पाकिस्तान बॉर्डर पे मिले। किस देश का डर लगता है? पाकिस्तान, चाइना, किसी देश का?
नहीं, किसी देश का डर तो नहीं लगता ऐसे, क्योंकि ट्रेनिंग इतने अच्छे से कराते हैं, हमको इतना मोरल करते हैं और हमारे ट्रूप्स हमारे साथ हैं, वो इतने वेल ट्रेंड रहते हैं, हमको यहाँ पे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है, तो डर तो नहीं लगता। डर नहीं है आपको? जिस तरह रिलेशन भारत के समय पाकिस्तान और चाइना से जिस तरह रिलेशन चल रहे हैं, टेंशन बढ़ा हुआ? डर कुछ नहीं है, दोनों ही जगह का सिनेरियो अलग अलग है। पाकिस्तान के साथ हमारा अलग सिनेरियो में चलती है और चाइना के साथ हम अलग सिनेरियो में, मगर हमें दोनों ही सिनेरियो के लिए प्रॉपर्ली ट्रेन किया जाता है, जिससे कि हमें पूरे आराम से कमांड और कंट्रोल कर सके। बहुत छोटे हैं, अभी करियर की शुरुआत हो रही है। जो तमाम यूथ आपको सुन रहा होगा, तमाम उत्तराखंड के बच्चे से जो आर्मी में जाना चाहते हैं, उनको आपका मैसेज, कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे मेहनत करें, क्या प्लान करें? उनके लिए मेरा एक ही मैसेज होगा कि अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करिए और उसके बाद फिर अपनी एसएसबी की तैयारी कीजिए और फौज ज्वाइन करिए। ये एक बहुत अच्छा कैरियर है और तुम्हें इसमें लीड करने का मौका मिलता है अपने ट्रूप्स को, और ये कैरियर के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम है। आप लोग क्या मैसेज देंगे यूथ को, जो मैसेज, जो आपसे पीछे जो बच्चे हैं जो चाहते हैं वो आर्मी में, उनको मैसेज क्या होगा? बेसिकली मैसेज ये होगा कि एक आर्मी इज द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिस वर्ल्ड, जिसको भी आप सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है वो आर्मी ही है। अभी ये यहाँ पर आप परिवार बनाते हैं, एक नया परिवार आपका बनता है जो आपकी फैमिली से अलग होता है। यहाँ पर ना ही कोई भेदभाव होता है, ना ही कुछ, और यही एक सबसे अच्छी बात है इस आर्मी लाइफ की। आपको दोनों को शुभकामनाएं एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू। तो ये पिथौरागढ़ के दो सगे भाई जो आर्मी में कमीशन्ड हुए हैं, एक बड़ी सफलता दोनों के लिए, और दोनों का ये मानना है कि उत्तराखंड जैसे राज्य में एक जज्बा है, एक सोच है, और जो युवा इन्हें सुन रहे हैं और इन्हें देख रहे हैं उनको भी वो भरोसा दिला रहे हैं कि आप मेहनत करिए, आप भी भारतीय सेना का हिस्सा बन सकते हैं। कैमरा से अनुरुद्ध रावत के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और अल्मोड़ा से खबर है, यहां पर दवारा हाट में एक दलित युवक के साथ मारपीट की गई, साथ ही युवक की पत्नी के साथ रेप की कोशिश की गई, जिसके बाद राजस्व पुलिस पटवारी ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो हम आपको बताएं कि खबर देहरादून के और देहरादून से खबर है, यहां पर सहसपुर से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर झाड़ फूंक के मामले में 25 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। यहां पर सहसपुर के घर में झाड़ फूंक का कार्यक्रम चल रहा था और सूचना पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद कार्रवाई की गई। सभी पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है और यहां एक ही कमरे में 50 से 60 लोग मौजूद थे और झाड़ फूंक चल रहा था। और शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सिताबों का उत्तराखंड के हल्द्वानी से खास नाता है, क्योंकि अमिताभ और आयुष्मान खुराना फिल्म में जिन गीतों को गुनगुनाते दिख रहे हैं वो हल्द्वानी में ही लिखे गए। आखिर कौन है वो लिरिक्स राइटर? हमारे सहयोगी शैलेंद्र नेगी ने उनसे बातचीत की। हिंदी सिनेमा के लिए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो रिलीज हो चुकी है, लेकिन इस फिल्म की खास बात यह है कि इसका उत्तराखंड और विशेषकर हल्द्वानी से कनेक्शन है, क्योंकि दिनेश पंजी, आप कैमरे की निगाह से देख रहे हैं, दिनेश पंजी ने खास तौर पर इस फिल्म के लिए 3 गाने लिखे हैं। लेकिन पंजी एक प्रोफेशनल जो राइटर होते हैं, लिरिक्स राइटर, वो नहीं है, काम कुछ और करते हैं, लेकिन लिखते लिखते फिल्मों में पहुंच गए। दिनेश जी, किस तरीके से हुई इन गानों की शुरुआत, लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई और किस तरीके से अमिताभ बच्चन तक, लोग तो छोटे छोटे स्टार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, आप सीधे अमिताभ बच्चन? पहले तो आपको बहुत धन्यवाद और नमस्ते। लिखने की शुरुआत की अगर बात की जाए, शौक तो मुझे बचपन से था लिखा, तो हमें ये पता था कि गुलाब सिताबो आ रही, तो सुरेश ने कहा ठीक है कुछ बना के सुनाओ, लेकिन म्यूज़िक ऐसा होना चाहिए जिसमें एक सोशल कमेंट्री हो, सामाजिक संदेश हो। वही मेरी फिल्म का थीम है। बहुत रॉ फिल्म है मेरी, ज़मीन से जुड़ी। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।